मेरे YouTube के साथियों, इत्मा टेक के चैनल से इनायतुल्लाह का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, साथी, व्यूअर्स सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नहायत ही दिलचस्प टॉपिक जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन के हवाले से लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम सिविल कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं, इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, छोटे घर भी होते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आम तौर पे विद मटेरियल प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते किसी कॉन्ट्रैक्टर को। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो देती हैं, विद मटेरियल भी दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो मटेरियल अपने पास रखती हैं, यानी लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। लेबर रेट पे देने से किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी छोटे घर को, किसी छोटी बिल्डिंग को आप लेबर रेट पे देते हैं या विद मटेरियल देते हैं। लेबर रेट पे क्या नुकसान होता है, विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देने में ठेकेदार को ठेका देने में क्या नुकसान होता है, ये मैं नुकसानात आपकी नॉलेज में आज मैं लाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूँगा ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम आएंगी। दोस्तों, हम छोटे घर से शुरू करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले छोटे घरों को डिस्कस करते हैं कि हम छोटे घर जो हैं 20-22 लाख वाले या 30 लाख वाले या 80 लाख वाले या 1 करोड़ वाले, बेंगलोज हो गए, टाउन हाउसेस हो गए, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट होती है, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, कोई छोटा एरिया होता है, तो उस हिसाब से जो है वो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो विद मटेरियल भी दिया जाता है, विदाउट मटेरियल भी दिया जाता है। जिन ऑनर्स के पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों का, वो जो है वो विद मटेरियल अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देने में क्या होता है कि मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ कि जब आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आप अगर कंस्ट्रक्शन की अलिफ बे को नहीं समझते, आपको हाउनो नहीं है कंस्ट्रक्शन की बेसिक चीज़ों की, तो उसमें आपको नुकसान होने के अंदेशा ज़्यादा है। विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देने में ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाए। जितना जल्दी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेगा, वो उसमें जितना जल्दी करेगा उसको उतनी अर्निंग ज़्यादा होगी और फिर वो उस काम को ख़त्म करने के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेगा, तो जितनी जल्दी करने में उसकी लेबर कम लगेगी, काम की स्पीड ज़्यादा होगी, काम की प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा, स्पीड में काम करेगा। तो अच्छा, लोगों के जहन में, ज़्यादातर लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि यार ये बहुत अच्छा ठेकेदार है, इसने मेरा घर ऐसे 3 महीने में बना दिया। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक बात बताता चलूँ कि 3 महीने में किसी घर की क्यूरिंग पीरियड, जो तराई का पीरियड होता है ना, वो भी पूरा नहीं होता। एक छत की शटरिंग खुलने के बाद दूसरी छत की शटरिंग लगने तक, उसकी कंक्रीट करने तक जो टाइम फिक्स है, 14 दिन तक आप शटरिंग नहीं खोल सकते नीचे वाली छत की। 14 दिन तक आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, सवाए वर्टिकल दीवारों के ऊपर। अगर दीवारों के ऊपर दीवारें हैं, अगर नीचे स्लैब के नीचे कोई और दीवार नहीं है, तो उस स्लैब के ऊपर आप दीवार नहीं लगा सकते, क्योंकि 14 दिन तो उसको कम से कम स्ट्रेंथ गेन करने में लग जाते हैं, उस कंक्रीट को, जो पहली कंक्रीट आपने डाली भी होती है। तो उसको 14 दिन उसकी तराई होती है, उसके बाद 2-4 दिन उसका ड्राई पीरियड होता है, 16, 17, 18 दिन, 20 दिन जो है वो शटरिंग खुलने पे लग जाते हैं। एक शटरिंग खुल के उसके बाद वो शटरिंग ऊपर जाकर लगती है, फिर उसके बाद काम होता है। तो 28 दिन की तो शटरिंग का दौरानिया है। तो 28 दिन के बाद, यानी आप एक शटरिंग लगाते हैं, एक छत तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। पहली छत तक, ग्राउंड फ्लोर की छत तक 2 महीने लग जाते हैं, और 2 महीने के बाद उसके ऊपर जो दूसरी छत डाली जाती है, उस छत तक पहुंचने में 1 महीना और लगता है। उसका क्यूरिंग पीरियड, उसका ड्राई पीरियड, उसको खोलना, उसको दोबारा रीफिक्सिंग करना, ऊपर वाली छत की रीफिक्सिंग, उसकी ब्लॉक मैसनरी, उसके कॉलम, तो उसको 1 महीना चाहिए। तो 2-3 महीने तो इस प्रोसीजर में लग जाते हैं। तो बाकी काम जो फिनिशिंग वगैरह का, तो 3 महीने में अगर एक आदमी ठेकेदार घर तैयार कर देता तो वो कैसे तैयार करता है, आप खुद सोचें।
अंदाज़ा लगाएं कि कैसे तैयार करेगा। वो जो उसके जो ओरिजिनल प्रोसीजर हैं उन प्रोसीजर्स को, ज़ाहिर है एक लॉ है, एक कानून है, एक घर बनाने का, कंक्रीट करने का, स्टील फिक्स करने का, शटरिंग लगाने का, शटरिंग खोलने का, कंक्रीट की स्ट्रेंथ पकड़ने का एक कानून है। उस कानून के तहत जो है अगर आप चलेंगे तो उसमें कम से कम 6-8 महीने लगते हैं। लेकिन अगर वो 3 महीने में तैयार कर देता है तो वो 3 महीने में तैयार करने में वो जो जितनी जल्दी काम करेगा उस काम की क्वालिटी आप देखें कि वो कैसी होगी। मेकअप घर बनने के बाद उसको मेकअप करना, प्लास्टर से मेकअप करके अच्छा पेंट वेंट लगा के रंग बिरंगी टीप टॉप करके तो हर कोई दे सकता है। लेकिन उसका टाइम, जो उसका प्रोसीजर है उसका टाइम आप देखेंगे, टाइम लैप्स जो है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो 6-8 महीने का है और वो आपको 3 महीने में तैयार करके दे देता है। तो उसको 3 महीने में तैयार करने में ये फ़ायदा होता है कि जितनी जल्दी वो करेगा उतनी जल्दी उसके पास पैसा आएगा और उतनी जल्दी वो काम ख़त्म करके किसी दूसरी जगह पे जाके काम करेगा। दूसरी चीज़ ये तो हो गया काम को स्पीड में, जल्दी करने में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप विद मटेरियल काम देते हैं तो कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसके जेब से जो पैसा लग रहा है वो फालतू ज़ाया हो। किस तरीके से ज़ाया हो? जब विद मटेरियल काम देते हैं तो उसने मटेरियल अपने हिसाब का लाना होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नाप तोल करके मटेरियल लाएगा अगर वो अच्छा ठेकेदार है। अगर वो ठेकेदार पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि उसका सारा फोकस जो होता है वो पैसे पे होता है और इस चीज़ पे होता है कि विद मटेरियल काम है, मेरी कोई भी चीज़ ज़्यादा ना खर्च हो। तो अगर अच्छा ठेकेदार है, ईमानदार ठेकेदार है तो ईमानदारी से काम करेगा, मटेरियल पूरा डालेगा, अच्छी क्वालिटी का ला के डालेगा। अगर वो ठेकेदार तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ से मुराद ये है कि ठेकेदार बहुत तेज़ होते हैं, जाहिर है पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जिनके 10-10 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, हर आदमी वाह वाह कर रहा होता है कि वाह जी बहुत ज़बरदस्त ठेकेदार, मेरा घर तो इसने 3 महीने में बना दिया, मेरा घर इससे 4 महीने में बना दिया, ओह ज़बरदस्त काम किया है, ये लश पश। तो वो ऊपर से बहुत ज़्यादा टीप टाप होती है। लेकिन बहुत सारे, मैं सब ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जिनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को बचाना होता है। वो अपनी हर चीज़ में पैसे बचा रहे होते हैं मटेरियल में, क्योंकि विद मटेरियल काम होता है, उन्होंने मटेरियल खुद परचेज़ करके लाना होता है। वो कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल लाएं जो अच्छा हो, सस्ता हो, सस्ता लाने की कोशिश करेंगे। स्टील सस्ता ख़रीदने की कोशिश करेंगे, पेंट सस्ता ख़रीदने की कोशिश करेंगे, सीमेंट सस्ता ख़रीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीमेंट होता है सब तरह का, लेकिन मुख्तलिफ़ सीमेंट्स मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेंथ होती है, PSI में फ़र्क होता है, बहुत अच्छे सीमेंट भी हैं, थोड़े से उससे हल्के हैं, उससे हल्के हैं, उससे हल्के हैं। तो सीमेंट की क्वालिटीज़ होती हैं, उनके रेट्स में भी फ़र्क होता है। इसी तरह स्टील की क्वालिटीज़ होती हैं, उनके रेट में, सामने वो स्टील ही होता है, नज़र स्टील ही आता है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है, उनके रेट्स में फ़र्क होता है। तो ठेकेदार हमेशा चाहेगा कि वो बचत करे हर जगह से, वो काम की क्वालिटी में भी बचत कर रहा होता है, क्वांटिटी में भी बचत कर रहा होता है। यानी काम, अगर फ़र्ज़ करो छोटे घर हैं, उनमें 6 इंच मोटी छत डाल ली है कंक्रीट की, तो वो क्या करेगा कि 6 इंच, अगर आप उसको कहते भी हैं कि 6 इंच, तो वो क्या करेगा 5.5 ही डालेगा, आधी इंच ऊपर से छत को कम कर देगा। आपको पता भी नहीं, और पता भी नहीं चलता, हकीकत भी है कि नहीं पता चलता बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि ठेकेदार जो होता है वो उसको अपनी कैलकुलेशन पता होती है कि कहाँ कहाँ मैंने बचत करनी है, किस किस जगह से मैंने जो है वो 2 पैसे बचाने हैं। तो वो हर जगह से जहाँ उसका मटेरियल लग रहा होता है वो बचत कर रहा होता है। कंक्रीट के मामले में बहुत सारे, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जिन लोगों को घर बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, सिविल कंस्ट्रक्शन की मालूमात नहीं है, वो लोग ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आपको नहीं पता कि सीमेंट का क्या मिक्सिंग रेशो क्या होता है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो वो इजीली आपको 1 to 4 जो है वो ट्रॉली में करके बता देगा, एक बोरी में ट्रॉलियाँ डालना शुरू कर देगा, जबकि वो मिकदार जो होती है वो 1.25 फीट की बैग, जो क्यूबिक फिट होता है, एक बैग में 1.25 क्यूबिक फिट सीमेंट होता है। तो सीमेंट के रेशो के साथ तनासुब जो बना है 1 to 4, अगर 1.25 फुट आपने सीमेंट डाला है, एक बोरी सीमेंट डाला है, तो आप 2.5 बोरी जो है वो रेती डालेंगे और 4 × 1.5 6 क्यूबिक फुट आप बजरी डालेंगे। ठीक है जी, वो 6 ट्रॉली बजरी डालेगा, 2 ट्रॉली जो है वो 2.5 फुट की होती है। तो वो, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि भाई इनको इस चीज़ की समझ नहीं है। इसी तरह स्टील में वो अंडरगेज स्टील ला के डालेगा, यानी
जहाँ 3 सूत का सरिया डलना है वहाँ वो क्या करेगा कि 10 mm का सरिया ला के डालेगा। 3 सूत का नहीं डालेगा, 10 mm का डालेगा। 10 mm का सरिया 9.5 सूत होता है, 9.5 mm का सरिया, सॉरी 9.5 mm होता है, वो 3 सूत नहीं होते, जबकि 3 सूत का सरिया पूरे 10 मिलीमीटर का होता है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी mm में और सूत में मेरा एक प्रोग्राम स्टील के ऊपर है, आप उस प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको इसका मोटे पतले का पता लग जाएगा कि अंडर गेज क्या होता है, फुल गेज क्या होता है। इसी तरह जहाँ कंक्रीट 6 इंच मोटी करनी है वहाँ वो 5 इंच करेगा, 5.5 इंच करेगा। इसी तरह सीमेंट में, इसी तरह वायर जो हैं, इलेक्ट्रिक वायर, वो आप कहेंगे जी सब वायर एक जैसे होते हैं, लेकिन वायर्स की क्वालिटी होती है, वो वायर्स की क्वालिटी में होगा। इसी तरह पेंट की क्वालिटी जो है वो वक्ती तौर पे टीप टाप होगा। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ पेंट हैं और आपको पता ही है, आपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि पेंट के मामलात क्या होते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ अपना पेंट बेचने के लिए टोकन का सिलसिला करती हैं और टोकन की वजह से वो माल की क्वालिटी जो है वो सही नहीं होती। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो जब आपका घर की ऊपर से वो टिप टॉप अच्छी होगी, लेकिन अंदर से उसके स्ट्रक्चर में खामियां रह जाएंगी, उसकी बनावट में खामियां रह जाएंगी, बाज़ दीवारें टेढ़ी बन जाएंगी, क्योंकि उसने काम को स्पीड में करना होता है। जब काम स्पीड में करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, भी चलो करने दो यार, बस जल्दी तो हो रहा है ना। तो अच्छा, मालिक भी खुश हो रहे होते हैं कि जी मेरा घर बहुत जल्दी बन रहा है, लेकिन जल्दी तो बन रहा होता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो हो गया विद मटेरियल का। अब आप लेबर रेट पे देंगे। जब आप लेबर रेट पे काम देते हैं और आपको काम की क्वालिटी का नहीं पता होता कि काम की क्वालिटी कैसी होती है, काम की क्वांटिटी का नहीं पता होगा, मिकदार का नहीं पता होगा वो कैसी होती है, तो आप लेबर रेट पे काम देंगे तो उसमें ये होता है कि लेबर रेट पे काम देने में मटेरियल आप परचेज़ करके ला रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि बाज़ ठेकेदार, मैं सारे ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा, बाज़ ठेकेदार जो हैं वो आपको मखसूस दुकानों पर लेकर जाएंगे मटेरियल परचेज़ करने के लिए, मखसूस लोगों से मटेरियल लेने के लिए आपको इंसिस्ट करेंगे कि इससे लो, इसका मटेरियल अच्छा होता है। तो उसमें जो है वो जो मटेरियल आप लेते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए आपको कि जो आप लेबर रेट पे काम दे रहे हैं और ठेकेदार के कहने पे आप जो मटेरियल बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। आया आप ठेकेदार के इंसिस्ट करने पे कि भाई ये ठीक है, इस दुकान वाले से लो, इसका रेट सही है, इसका ये सही है, तो आप वो लेते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी में समझ लें कि 100% कहीं ना कहीं उसके अंदर झोल है। तो वहाँ पर ये होता है मसला। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लेबर रेट पे काम देते हैं, स्टील आपका होता है, सीमेंट आपका होता है, तो ठेकेदार को उसका सारा फोकस होता है, क्योंकि उसकी लेबर रेट पे काम होता है, लेबर उसकी ज़्यादा खर्च हो रही होती है, तो वो कोशिश करता है कि अपनी लेबर को बचाने के लिए काम की स्पीड को, एक ही लेबर से बहुत सारे काम करवा रहा होता है। उसका शटरिंग वाला जो है वो शटरिंग का काम भी कर रहा होता है, वो स्टील का काम भी कर रहा होता है, वो भराई का काम भी कर रहा होता है, यानी एक ही आदमी बहुत सारे काम कर रहा होता है, क्योंकि लेबर रेट पे काम है उसका। तो स्टील आपका है, सीमेंट आपका है, तो वो आपके सीमेंट को भी ज़ाया करेगा। अगर उसका अपना सीमेंट होगा तो वो फूक के वो एक की जगह आधी बोरी डालेगा, और अगर सीमेंट आपका है तो वो एक की जगह 1.25 बोरी डालेगा, 1.5 बोरी डालेगा, कुछ ज़ाया होगा, नीचे गिरेगा, कंक्रीट करते हुए मशीन में से बाहर गिर रहा होगा। स्टील को बेदर्दी से काट के उसकी जो गोलाइयाँ होती हैं बंडल की, वो गोलाइयों को काट के सिरे जो हैं उसको नाप के काट लेंगे, और गोलाई वाला हिस्सा उसको सीधा करना पड़ता है, ज़ाहिर है लेबर ज़्यादा खर्च होती है, उसको स्क्रैप में फेंक देंगे। तो वो स्टील भी ज़ाया करते हैं, सीमेंट भी ज़ाया करते हैं। इसी तरह जब आप टाइल्स लगा रहे होते हैं तो वो टाइल्स को पता लगा जी गलत साइज़ में कट गई है, तो चलो भाई उसको ऊपर से उनके पास हैमर होता है, हैमर मारा, उस टाइल को तोड़ के कचरे में फेंक दिया। ज़ाहिर है आपको कहेगा भाई स्क्रैप तो निकलता है, तो वो क्या होगा, आपकी टाइलों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तोड़ के ज़ाया कर रहे होंगे। सीमेंट, इसी तरह आपकी बजरी, कहीं लेवल दीवारें टेढ़ी लगा देंगे तो उसके ऊपर मोटा मोटा प्लास्टर कर रहे होंगे, उस प्लास्टर ज़ाहिर है जितना मोटा प्लास्टर करेंगे आपकी रेती, आपका सीमेंट ज़्यादा जाएगा, तो दीवारें टेढ़ी लगाएंगे। उन्होंने काम को खींचना होता है, काम को स्पीड में करना होता है, तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है और आपका मटीरियल भी ज़ाया हो रहा होता है। तो विद मटीरियल दें या
विदाउट मटेरियल दें, यानी काम विद मटेरियल हो या विदाउट मटेरियल हो, आपको काम की समझ होनी चाहिए। आपको स्टील के मुतालिक पता होना चाहिए, आपको सीमेंट के मुतालिक पता होना चाहिए, आप सीमेंट के रेशो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस रेशो की कंक्रीट डलती है, कितनी मोटी कंक्रीट डलती है, कैसे डालनी चाहिए, शटरिंग का लेवल कैसे, यानी कुछ ना कुछ बेसिक मालूमात आपको ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको इंजीनियर हो तो इंजीनियर होगा तो वो तो जाहिर है अपने काम को सही करवाएगा ही। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्यों अपनी साइटों पर सुपरवाइजर्स, लेबर फोरमैन, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर हायर करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं कि उनके काम का मयार जो है वो एज़ पर जो स्टैंडर्ड है, जो मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक हो, और वो उसके लिए सख्त चेकिंग करते हैं। उन्होंने अपना स्टाफ रखा होता है जो एक एक चीज़, कॉन्ट्रैक्टर की एक एक चीज़ को चेक कर रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में उन तमाम क्लॉज को लिखा जाता है कि भाई आप टाइल्स कौन सी इस्तेमाल करेंगे, सीमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, किस रेशो में इस्तेमाल करेंगे, स्टील कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उनके एग्रीमेंट में लिखा जाता है। फिर उस हिसाब से, उस एग्रीमेंट के हिसाब से काम करवाना जो है वो साइट पे साइट इंजीनियर, साइट प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र, लेबर फोरमैन, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को, ये मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। छोटे घरों की तो बात मैंने ख़त्म कर दी कि छोटे घरों में मालिक जो ऑनर होता है उसको थोड़ा सा होशियार होना चाहिए, नहीं तो उसे अपने साथ किसी तजर्बेकार आदमी को अपने साथ रखना चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए, मशवरा लेकर सोच समझ के अपने काम को करवाना चाहिए। 4 आदमियों से मशवरा करें, बेहतर मशवरा करें और बेहतर घर बनाएं। घर बार बार नहीं बनते, घर एक ही बार बनता है, और घर में आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगती है, उसके अंदर आपने रहना होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखें ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टी स्टोरी, हाई राइज, फ्लैट्स, प्लाजाज, ऑफिस बिल्डिंग्स, तो ये सारी जो हैं ये इसके अंदर लोग रिहाइश पजीर होते हैं, और ये हवा में ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं, ऊंचाई में होते हैं, और लाखों टन, हज़ारों टन, लाखों टन वज़न इस बिल्डिंग के ऊपर होता है, लाखों टन वज़न होता है। इसके काम की क्वालिटी को बार बार चेक किया जाता है, अच्छी तरह चेक किया जाता है। इसके कॉलम जितने भी पिलर बनते हैं उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, राफ्ट चेक की जाती है, इवन कि इसकी जो पाइलिंग होती है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, और हर तकरीबन डेली जितना स्टील इस्तेमाल होता है उस स्टील को चेक किया जाता है, उस सीमेंट को चेक किया जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ भेजा जाता है स्टील, हर कंसाइनमेंट में से स्टील को लेबॉर्ट्री भेजा जाता है, हर सीमेंट की कंसाइनमेंट में से सीमेंट के बैग को लेबॉर्ट्री भेजा जाता है, वहाँ चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोगों की जानों का मसला होता है। लेकिन ये जो छोटे घर होते हैं, छोटे घरों का मसला ये है कि ज़मीन अगर आपकी अच्छी है, उसके अंदर कोई लूज़ सॉइल नहीं है, यानी ज़मीन लूज़ नहीं है, कोई नदी नाला नीचे नहीं था और उसके ऊपर घर बन रहा है, तो वो घर 1-2 मंजिल घर ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घर ऐसे ही चिपके हुए ही खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला खैर करता है, वो कभी गिरते नहीं हैं, इल्ला कभी कोई टेढ़ा हो जाए वेट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ इंजीनियर तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं, वहाँ ऑनर इंजीनियर होता है या ठेकेदार उनका जो होता है वो इंजीनियर होता है। वो जैसे भी पिलर खड़ा कर दे, जहाँ भी पिलर खड़ा कर दे, बस ठीक है जी उसने सही कर दिया। आपको कमरों का साइज ये इतने फुट का कमरा हो गया, इतने फुट का हो गया, तो वो आप उसी को इंजीनियर समझ रहे होते हैं, तो वो 1-2 मंजिल का घर ऐसे ही खड़ा हो जाता है। बाज़ जगहों पे तो लोग 6-6 मंजिल के बिल्डिंग जो है वो ठेकेदार से ही बनवा लेते हैं, वही इंजीनियर होता है, वही उनका कारपेंटर भी, शटरिंग कारपेंटर भी होता है, वही उनका स्टील का ठेकेदार भी होता है, वही उनका स्टील का इंजीनियर भी होता है, कंसल्टेंट भी होता है, तो वो खड़े करके बस बिल्डिंग रंग मंग करके चल जाती है। लेकिन वहाँ भी कहीं अगर ज़मीन लूज़ सॉइल है, नीचे कोई पुराने ज़माने में वहाँ से नाला गुज़र रहा था या कोई आसपास कोई नाला गुज़र रहा है उसकी दीवार के साथ से, तो सेटलमेंट होती है। और ऐसी बिल्डिंगें आपने अक्सर टीवी अखबार में न्यूज़ में देखते हो कि ऐसी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, सेटलमेंट होती है, कोई एक साइड बैठती है तो वो बिल्डिंग उसी तरफ गिर जाती है और जाने ज़ाया होती हैं। तो बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे घर बनते हैं, बिल्कुल छोटे 2-4-6 कमरों के छोटे घर, इसमें जो है वो ठेकेदार ही सब कुछ होता है। तो विद मटेरियल काम देना और विदाउट मटेरियल, बग़ैर मटेरियल के लेबर रेट पे काम देने के फ़र्क मैंने आपको बताए कि क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ों का, तो आप कामयाब हैं। आप विद मटेरियल दें या विदाउट मटेरियल दें, आपको पता होना चाहिए, आप उसके ऊपर आपका मुकम्मल होल्ड होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको जब सब चीज़ों को पता होगा तो आप ठेकेदार को कंट्रोल कर सकते हैं, ठेकेदार के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठेकेदार को बता सकते हैं नहीं ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसे सही करें।
ठीक है। अगर नहीं पता आपको तो फिर ठेकेदार जो कहेगा आप कहेंगे ठीक है जी, बिल्कुल करें जी। तो ये चीज़ों से मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता था। तो मेरा कतन भी कोई किसी ठेकेदार या किसी ऐसे किसी से कोई वो नहीं है, सब हमारे भाई हैं और सब मुसलमान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 100 के 100 लोग एक जैसे नहीं होते, उनमें से 1-2 लोग ख़राब होते हैं, 1-2 ठेकेदार ख़राब होते हैं जो मालिक का नुकसान कर देते हैं और मालिक फिर सारी ज़िंदगी जो है वो कर्ब में मुब्तला रहता है, तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। तो बहुत सारे सिविल कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत सारे ऐसे नुकात हैं, ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो सारे मामलात में फ़र्क पड़ता है। तो बड़ी जो कंस्ट्रक्शन साइटें होती हैं उन पे तो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत काम चल रहा होता है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता है और उसके तहत ये सारे काम चल रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, प्लम्बिंग कंसल्टेंट होते हैं, HVAC के इंजीनियर होते हैं। तो ये सारे मामलात को वो देख रहे होते हैं और साइट के सुपरवाइज़र, साइट के जो फोरमैन हैं, साइट इंजीनियर हैं, वो जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के मातहत काम कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है वो जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनके साथ वो आपस में उनकी जो बाहमी वो रहता है, रिलेशनशिप रहता है, जिसकी वजह से वो ड्राइंग्स पे स्टडी करते हैं, ड्राइंग्स के हवाले से मीटिंग्स करते हैं और उन मुख्तलिफ़ कामों के बारे में, उसके अच्छाई बुराई गलत सही वो सारे फ़ैसले करने के बाद वो साइट इंजीनियर को अपनी कमेंट देते हैं। साइट इंजीनियर फिर आगे सुपरवाइज़र से बात करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से बात होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं साइट पे। तो पहली मीटिंग्स वहाँ हेड ऑफिस में हो रही होती हैं, आर्किटेक्ट के ऑफिस में हो रही होती हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम चलता है, इसको मैनेज करना होता है बड़े प्रोजेक्ट को। तो बड़े प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह खुशउस्लूबी से हो जाते हैं। उनमें जो छोटे मोटे मामलात होते हैं वो मैं उजागर करता रहता हूँ अक्सर। तो आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।